हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारी जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज चली हुई थी उसके पार्ट 2 की। तो हमारा जो बचा हुआ था पहले पार्ट में उसका अब हम कंप्लीट करेंगे उसे। तो इसमें हमारा दिया गया है मैनटॉक्स टेस्ट जो है वो हमने कराने चाहिए इसके अंदर, जो हमारे ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट ऑफ द इंट्राडर्मल जो दिए जाते हैं स्किन के द्वारा जो दिए जाते हैं। इसमें कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिसमें WBC और ESR किया जाता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का टेस्ट होता है हमारा, और हमारे एरिथ्रोसाइटिस जो पाए जाते हैं हमारे सेल्स के अंदर उसका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर इसमें हम देखें कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या क्या आ सकते हैं हमारे? प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है, टीबी। ठीक है, यानी कि टीबी हो सकती है, जो प्लूरा होता है हमारा उसके अंदर ज्यादा इन्फ्यूजन हो जाना, वाटर वगैरह ज्यादा बढ़ जाना, और निमोनिया हमारा हो सकता है। तो निमोनिया तो हमारी कंडीशन है ही नेक्स्ट। तो उसमें अगर प्रिवेंशन अगर हम देखें तो प्रिवेंशन क्या इसमें रोकथाम हो सकती है हमारे? तो इसमें रोकथाम का इन्होंने बताया इट इज द प्रिवेंटेबल डिजीज, ये रोकथाम करने योग्य बीमारी है। इवन द पेशेंट हु द हैव बीन एक्सपोज टू द इन्फेक्टेड पर्सन, skin testing and tuberculosis is used to high risk populations in our people. How many have been exposed and the tuberculosis such of the healthcare professional? तो इन्होंने बताया है कि ये जो बीमारी होती है ये बहुत ही प्रिवेंटेबल डिजीज हमारी होती है। इसमें पेशेंट को अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने आया हो, या चाहे वो पर्सन चाहे उसके स्किन टेस्ट किए गए हो ट्यूबरकुलोसिस के लिए, चाहे वो हाई रिस्क पॉपुलेशन में रहा हो, या फिर उसे किसी भी प्रकार का ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम, या फिर वो प्रोफेशनल हो यही इस बीमारी को ठीक करने के लिए, तो चाहे वो कोई भी रीजन हो, सभी रीजन में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है तो उन सभी का प्रिवेंशन जो है, रोकथाम जो है उस बीमारी की जा सकती है। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में हो उसके प्रिवेंटेबल ये डिजीज मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें देखेंगे पीपल हु हैव बीन द एक्सपोज ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस शुड बी स्किन टेस्टेड इमीडिएटली एंड हैव ऑफ द फॉलो अप टेस्ट एट ए लेटर डेट इफ यू फर्स्ट टेस्ट इन द नेगेटिव। तो इन्होंने बताया है कि पीपल हु हैव बीन एक्सपोज ट्यूबरकुलोसिस जो है क्या करना चाहिए, जिसको भी अगर ट्यूबरकुलोसिस की ये लगता है कि वे ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है, तो उसे स्किन टेस्ट जो है वो जल्दी से जल्दी इमीडिएटली जो है कराने चाहिए अपने सारे के सारे स्किन टेस्ट। अगर पहले टेस्ट जो है, पहला जो टेस्ट है अगर वो नेगेटिव आता है तो दोबारा फिर से टेस्ट कराना चाहिए। तो हो सकता है पहले टेस्ट में जो नेगेटिव आ रहा है दूसरे टेस्ट में क्लियरली जो है आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि पहले टेस्ट में अगर नेगेटिव आ जाए और आपके सिम्टम अगर दिखाई दे रहे हैं तो आपने उसको वहीं नहीं छोड़ना, आपने दोबारा फिर से टेस्ट कराना और फिर से देखना है कि आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है पॉजिटिव स्किन टेस्ट मीन्स पर्सन हैव कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द टीबी बैक्टीरिया। इट डज नॉट मीन्स दैट पर्सन हैव एक्टिव डिजीज ऑफ आर कंटेक्ट। तो इन्होंने बताया है कि पॉजिटिव टेस्ट कराने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई इंसान जो है वो टीबी बैक्टीरिया का शिकार हो गया है या संक्रमित हो गया है। इट डज ए इट डज नॉट मीन द पर्सन हैव द एक्टिव डिजीज, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो एक्टिव डिजीज का शिकार हो गया है। तो इसमें हमारा जो सकारात्मक बोला जाता है, पॉजिटिव जो टेस्ट कराने होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीबी का शिकार हो गया है या टीबी का की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर एक्टिव हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नॉर्मल टेस्ट होते हैं, ये हमारे जरूर कराने चाहिए। वी कैन गिव BCG वैक्सीनेशन ऑफ प्रिवेंट टीबी। तो हमारी टीबी को प्रिवेंट करने के लिए BCG का वैक्सीनेशन जो है वो जरूर कराना चाहिए। जैसे बच्चे को भी पैदा होते ही BCG का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उसका जो लंग्स इन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर रहे, लंग्स का रास्ता। ठीक है, तो एयरवे वगैरह है वो क्लीन रहे उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इसमें मैनेजमेंट में देखते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर जो चीजें दी गई है इसमें मेडिकल मैनेजमेंट दी है हमारी। तो मेडिकल मैनेजमेंट में इन्होंने बताया है कि जो हमारा ब्रॉड जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो हमारा एंटीबायोटिक इन्होंने दिया है और एंटी माइक्रोबल्स आर यूज्ड। तो इसमें एंटीबायोटिक का तो पता ही है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो चीजें हमारी होती है, और एंटीजन से लड़ने की जो चीजें होती है, और एंटी माइक्रोबल्स होते हैं हमारे सूक्ष्म जीव को खत्म करने वाली जो चीजें। ठीक है, तो ये हमारी दोनों चीजें इसमें यूज की जाती हैं। और जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे डिवाइड किए गए हैं दो कैटेगरी के अंदर। तो इसमें जो पहली कैटेगरी है वो हमारी प्राइमरी एजेंट और दूसरी कैटेगरी है हमारी सेकेंडरी एजेंट। तो प्राइमरी एजेंट में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है दीज एजेंट स्टार्ट टिल रिपोर्ट ऑफ कल्चर एंड द सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ पेशेंट। तो इन्होंने बताया कि कोई भी पेशेंट का जो रिएक्शन होता है स्टार्टिंग में, जो कल्चर और सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जो पहला रिएक्शन होता है वो हमारा प्राइमरी एजेंट बोला जाता है। तो जो पहली रिपोर्ट आती है वो प्राइमरी एजेंट बोला जाएगा। तो इसमें हमारी कुछ मेडिसिन इन्होंने बताई है। तो मेडिसिन में इन्होंने बताया है इसोनाइज्ड, ये हमारा डोज होता है 5 mg का, ये डोज हमारा दिया जाएगा एक दिन में, और ये ओरल दिया जाता है। ये हमारे दिए गए हैं ओरल या IM, यानी कि मसल्स में इंजेक्शन देना या फिर माउथ से ली जाने वाली दवाइयां। ठीक है, और हमारे रिफामाइसिन जो होती है वो 10 होती है, और POP का मतलब भी पर ओस बोला जाता है। पर ओस का मतलब होता है कि माउथ से ही ली जाती है, और ये ज्यादातर ये खाने के साथ ही ली जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा एथामोबोटासोस जो होती है ये हमारा 25 mg की होती है पर डे, और ये भी हमारा पर ओस ली जाती है, PO ही इसका रूट रहता है।
ठीक है। दूसरा हमारा जो फोर्थ इन्होंने बताया है मेडिसिन, उसमें बताया है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो 15 mg की होती है और ये एक दिन जो होता है दिन में एक बार दी जाती है और ये रूट इसका होता है आईएम इंजेक्शन या आईएम देने का, यानी कि मसल्स के द्वारा दी जाने वाली। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो 5 इसमें मेडिसिन दी गई है वो है हमारी पायराजेनामाइड्स। तो ये हमारी 20 mg की होती है, जो कि पीओ यानी कि पर ओस यानी कि माउथ से दी जाती है, और ये हमारी टैबलेट्स जो है वो दी जाती है पेशेंट को। ठीक है। तो ये हमारी कुछ मेडिसिन थी, उसके डोज थे और उसका रूट था, और ये किसकी प्राइमरी एजेंट थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अब इसमें दिया गया है, इसमें हमारी सेकेंडरी एजेंट है, और सेकेंडरी एजेंट में इन्होंने बताया है कि जो एजेंट में जो हमारे जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो हमारा कोप्रामाइसिन आ जाता है। ठीक है। और इसमें आ जाएगा कैनामाइसिन, आ जाएगा हमारा पीएएसए की फुल फॉर्म होती है पारा अमोनिया, और हमारा सेलेसाइंस एसिड। ठीक है। तो ये हम भी हमारी जो दवाई होती है, और स्लाइकोसिरिन। तो ये हमारी जो 4 टैबलेट होती है, 4 जो ड्रग्स होते हैं, ये सेकेंडरी एजेंट होते हैं। सेकेंडरी एजेंट की जो हमारी कंडीशन होती है उसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट को। तो नेक्स्ट इन्होंने दे दिया है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाता है कि जो नर्स होती है वो क्या प्रबंध करेगी पेशेंट को ठीक करने के लिए और उसकी कंडीशन को सुधारने के लिए। तो इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में इन्होंने बताया है टीच एंड इंक्रीज गुड हैंड वॉशिंग टेक्निक टू द रिड्यूस ऑफ द नोसोकॉमल रिस्क फैक्टर एज अल्कोहल बेस्ड हैंड रब बाय केयर गिवर। ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि आपने क्या करना है, आपने एक अच्छी जो हैंड वॉशिंग टेक्निक होती है उसको सिखाना है पेशेंट को, उसके बारे में बताना है। आपने जो हमारी नोजोकॉमल रिस्क फैक्टर जो होते हैं उनको कम करने के लिए, जो अल्कोहल पहले क्या होता है, जो अल्कोहलिज्म की जो चीजें होती है, जैसे कि हमारे सिगरेट वगैरह होते हैं, उनको हाथ पे लगाया और उसको रब कर लिया हाथ को, तो इससे क्या होता है, ये एक अच्छी टेक्निक नहीं होती है। हमारी अच्छी टेक्निक है हैंड वॉश करना हमारी अच्छे से। अब किसी भी अल्कोहलिज्म चीज जो हम हाथों में रब कर लेते हैं तो वो हमारी अच्छी टेक्निक नहीं मानी जाती है। तो आपको सिखाना है किसी भी पेशेंट को, या कोई भी अगर हेल्थ में जो भी काम कर रहे हैं, तो उनको हेल्थ जो हमारे हैंड वॉश की जो टेक्निक होती है वो सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है अच्छी हेल्थ के लिए। तो उस चीज को इंक्रीज आपने बहुत जरूरी करना है। दूसरा इन्होंने बताया मेंटेन करना आपने स्टरलाइज सक्शन टेक्निक। ठीक है। तो स्टरलाइज हमारी सक्शन टेक्निक होती है वो स्टरलाइज होनी चाहिए, विसंक्रमित तरीके से की जानी चाहिए, वो मेंटेन करना है आपने। ठीक है। और लिमिटेड जो आपने मेंटेन करना है लिमिट विजिटर, यानी कि जो पेशेंट होता है उसके पास गिने चुने ही लोग, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में जो विजिट करने वाले या उसके पास जाने वाले लोग बहुत ही कम मात्रा में होने चाहिए। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आपने मेंटेन करना है हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन, और इम्प्रूव करनी है आपने सारी की सारी चीजें, रेजिस्टेंस कराना है डिजीज एंड रिड्यूस रिस्क इन्फेक्शन। तो आपने जो पेशेंट है उसको जो लिक्विड की मात्रा है या फ्लूइड की मात्रा है या जो न्यूट्रिशन है उन सभी चीजों को तो इम्प्रूव कराना है, और बीमारी को रिड्यूस करने वाले या रिस्क जो है हमारे इन्फेक्शन को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, जो रिस्क फैक्टर है, उनको दूर करने का काम करना है। ठीक है। तो इस चीज में भी आपने पेशेंट की हेल्प करनी है पूरी। नेक्स्ट आपने क्या प्रोवाइड कराना है, कवर्ड कंटेनर ऑफ द स्पूटम ऑफ रिप्लेस द फ्रीक्वेंटी ऑफ द एलिमेंट्स स्मेल। तो आपने क्या करना है, जो जो पेशेंट के लिए जो स्पूट करने का जो बर्तन होता है, कंटेनर होता है, उसको ढक्कन वाला जो कंटेनर होता है वो प्रोवाइड कराना, ताकि किसी भी तरीके की स्मेल वगैरह ना आए। पेशेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल ऑफ द रिड्यूस ऑफ नजवा, और पेशेंट को इन्वायरमेंट की वजह से किसी भी तरीके की मन मचलना या वोमिटिंग आना, इस तरीके की कंडीशन ना हो। ठीक है। तो ढका हुआ कंटेनर जो है स्पूटम का वो आपने प्रोवाइड कराना है पेशेंट के लिए, ताकि वो बलगम वगैरह कुछ भी दूसरे को भी नेजवा प्रॉब्लम ना हो, और पेशेंट को खुद भी इस चीज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं मैनेजमेंट में हमारी और क्या क्या चीजें बची हुई हैं। तो तो इसमें हम देखेंगे ये हमारे कुछ और बचे हुए हैं, जैसे कि हम हमने नर्सिंग मैनेजमेंट है उसके कुछ और पॉइंट हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में इन्होंने दिया है शुड द इंक्रीज ऑफ द टीच अबाउट फ्रीक्वेंट ऑरल केयर। तो सबसे पहले आप पेशेंट को किस चीज के लिए इंक्रीज करोगे, आप पेशेंट को बताओगे उसकी ओरल केयर के कि उनको अपनी जो माउथ है उसकी सफाई कैसे रखनी है। ठीक है। तो उसके लिए आपको इंक्रीज करना है और आपने बताना है उसे। ठीक है। तो पेशेंट को और क्या बताओगे आप, नर्सिंग शुड द इंक्रीज ऑफ द पेशेंट एंड द प्रोवाइड अप्रोप्रिएटली ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर देन ऑनेस्टली। तो आप जो है पेशेंट को सारी चीजें समझाने के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो क्वेश्चन आंसर कर सके, वो आपसे चीजें पूछ भी सके, उनका आंसर भी दे सके ऑनेस्टली, ईमानदारी से, और बिना हिचकिचाहट के वो आपसे बातें कर सके और क्वेश्चन आंसर कर सके। ठीक है। तो ये आपने जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसके अंदर देना है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा नर्सिंग डायग्नोज। अब देखना है कि नर्स को डायग्नोज कौन कौन से करने पेशेंट के, किन किन चीजों पे ध्यान देना है, क्या क्या देखेगी। तो उन्होंने सबसे पहले जो रिस्क है स्प्रेड इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के, जितनी भी हमारे इन्फेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारे मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है, लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि उसमें नॉलेज की कमी है, खाने की न्यूट्रिशन का नहीं पता है क्या खाना है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं हमारे फैट जो हमारे पैथोजेनेसिस जो चीजें हैं, जीवाणु से संक्रमित होने वाली जो चीजें, इन सभी चीजों पर आप ध्यान दोगे। ये सभी की सारी चीजें जो है आपने डायग्नोज में डालनी है और चेक करनी है आपने पेशेंट के अंदर या पेशेंट के साथ क्या क्या चीजें हो रही है और क्या क्या उनके अंदर कमी है।
ठीक है। इनफेक्टिव एयरवे देखना है आपने, क्लियर रिलेटेड ऑफ द थिक ब्लीड स्पूटम फटीग, तो आपने देखना है कि पेशेंट को थकावट कितनी होती है, उसका जो स्पूटम वगैरह है उसमें ब्लड कितना आ रहा है, ज्यादा थिकी तो नहीं है स्पूटम, यानी कि बहुत ज्यादा गाढ़ा बलगम तो नहीं है, जो एयरवे है वो कितना क्लीन है, या फिर उसमें किसी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, तो ये भी आप चेक करोगे। ठीक है। नंबर 3 में इन्होंने बताया है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड आपने चीजें देखनी है कि भाई जो वो न्यूट्रिशन ले रहा है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो कितनी बैलेंस है, वो अच्छे से खा पी रहा है, जो चीजें उसे खाने में चाहिए वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसे उसकी वजह से उसे थकावट ज्यादा हो रही है, या भूख ना लगना, या सांस अच्छे से नहीं आ रहा है, डेजोफिनिया होना, ठीक है, स्पूटम वगैरह का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि अपने जो न्यूट्रिशन में कुछ ऐसी चीजें खा रहा है जिससे स्पूटम जो है और भी ज्यादा प्रोडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और खांसी वगैरह और भी ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो इन चीजों का आपने ध्यान देना डायग्नोज में कि उसका जो बैलेंस है न्यूट्रिशन का वो कैसा है। आगे आपने देखना डिफिसिट नॉलेज रिलेटेड ऑफ द डिजीज कंडीशन ट्रीटमेंट एंड अदर सेल्फ केयर नीड, तो आपने देखना है अगर नॉलेज की अभाव से, यानी कि उसे अज्ञानता है उसके अंदर, उसके अभाव के कारण वो किसी भी अपनी बीमारी की कंडीशन और उसका जो इलाज है और जो सेल्फ केयर के लिए जिस भी चीजों की जरूरत है, तो आपने देखना है कि इसमें किस किस चीज का अभाव, किस किस चीज के बारे में आप उसे बता सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया एंजाइटी से रिलेटेड हमारे जो भी मिसकंसेप्शन हैं उनके बारे में आप ध्यान देंगे। मिसकंसेप्शन यानी कि जो गलत धारणाएं हमारी होती हैं, जैसे कि टीबी इज नॉट क्योरेबल, कि टीबी जो है कि ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती। अदर सोशल स्टिग्मा होते हैं, यानी कि समाज में ये चीजें फैली हुई होती हैं कि टीबी कभी ठीक नहीं हो सकती। तो इस तरीके के अगर मिसकंसेप्शन से उन्हें एंजाइटी है और वो टेंशन और चिंता करता है, तो उसका भी निवारण आपने करना है, आपने उसे बताना है, उसको करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है टॉलरेंस रिलेटेड ऑफ द फटीग अलर्ट न्यूट्रिशन एंड फीवर, तो आपने जो भी एक्टिविटी है, जो चीजें टॉलरेंस होने की नहीं उससे रिलेटेड हमारी जो थकावट है या हमारा न्यूट्रिशन या फीवर से लेकर फीवर वाली जो चीजें हैं, फीवर अगर हो रहा है पेशेंट को, तो वो सारी की सारी चीजें अपने नर्सिंग डायग्नोज के अंदर पेशेंट के अंदर आपने ये देखनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर आ जाता है वो आ जाता है हेल्थ एजुकेशन और क्लाइंट एजुकेशन गाइड। तो हेल्थ एजुकेशन और क्लाइंट एजुकेशन गाइड, आप क्लाइंट जो है यानी कि जो पेशेंट है उसको क्या गाइड करेंगे, क्या सजेशन करेंगे और क्या क्या एजुकेशन आप उसको देंगे। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि आप जो है क्या क्या बताते हैं अपने पेशेंट को, ताकि वो अपने आप ही अपनी केयर कर सके। ठीक है। तो सबसे पहले नर्स को क्या बताना चाहिए, सबसे पहले नॉलेज देनी चाहिए कि टीबी एक इन्फेक्शन है, टीबी इज इन्फेक्शन बट इट मे बी द क्योर्ड ऑफ अरेस्टेड इफ यू टेक योर मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब्ड। तो इन्होंने बताया है कि टीबी एक इन्फेक्शन है, बट अगर ये क्योरेबल है, मतलब ये ठीक हो सकती है अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करी हुई जो मेडिसिन है, जो दवाइयां डॉक्टर ने बताई है, अगर वो प्रॉपरली अगर आप लेते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ये आपने पेशेंट को एडुकेट करना है, इसके बारे में बताना है। दूसरा आपने क्या करना है, टीबी ट्रांसमिटेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आर नॉट फेड ऑफ द आर्टिकल सच ए क्लॉथिंग बुक्स एंड ईटिंग यूटेंसिल्स। तो इन्होंने बताया है कि टीबी एक ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जरूर है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, पर ये किसी के आर्टिकल्स यूज करने से, उसके कपड़े यूज करने से, बुक्स वगैरह को हाथ लगाने से या उसके बर्तन को हाथ लगाने से नहीं फैलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आप पेशेंट को बताओगे कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन द कफिंग लाफिंग एंड सिजनिंग, अगर आप छींकते हैं, खांसते हैं, थूकते हैं, या नोज जो है आपने अपना मुंह और नोज जो है वो ढक के रखना है। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान आप रखोगे, जब आप खांसते, छींकते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप अपने मुंह और नोज को ढक के रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया वॉश योर हैंड वेरी केयरफुली आफ्टर एनी कॉन्टैक्ट विद द बॉडी सब्सटेंसेस मास्क एंड सॉलिड टिश्यूज स्पूटम ऑफ द हाईली कंट्रामिटेड विद द कफ यूज करना है आपने पेपर टिश्यूज एंड द डिस्पोज ऑफ देम प्रॉपर्ली। तो इन्होंने बताया कि आपने अपने हैंड वॉश जो है बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत ध्यान से करने हैं। अगर आपने अपनी किसी बॉडी के किसी हिस्से को या पार्ट को अगर आपने हाथ लगाया है तो आपने मास्क वगैरह जो है अपना लगा करके रखना है, जितना भी संभव उसके मास्क लगा के रखोगे। और जो स्पूटम वगैरह होता है वो हाईली कॉन्ट्रामिटेड चीज होती है, यानी कि स्पूटम के द्वारा ही, यानी कि जो बलगम या थूक वगैरह होता है उसी के द्वारा जो है बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है। तो आप टिश्यू पेपर का यूज करोगे खांसते वक्त, तो टिश्यू पेपर का आप यूज भी करना है, और उसका जो डिस्पोजल होता है वो भी प्रॉपर करना है। यानी कि ये नहीं कि आपने खांस रहे हो, छींक रहे हो टिश्यू पेपर पे और फिर आप उसको ऐसे ही फेंक दोगे। उसका डिस्पोज करने का मतलब है उसको डस्टबिन में अच्छे तरीके से डालेंगे, ताकि जो वो टिश्यू पेपर है उसे कोई टच ना करे। अगर उसे कोई टच करता है, उसके टच में अगर आते हैं तो सामने वाले को भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपने पेशेंट को बताना वियर मास्क ऑफ द एप्रोप्रिएट सिचुएशन व्हेन द एडवाइज्ड मेक श्योर दैट दे आर टाइट फिटिंग एंड चेंज दैट द फ्रीक्वेंटली। तो आप जैसे भी सिचुएशन हो तो आपने मास्क जो है वो जरूर पहनना है, ये एडवाइज मस्ट होती है। और आपने ध्यान देना कि जो मास्क है वो ज्यादा टाइट फिटिंग का नहीं होना चाहिए, और आपने मास्क जो है वो बार बार चेंज भी नहीं करना है। ठीक है। तो ये भी आपने पेशेंट को बता के रखना। नेक्स्ट आपने बताना पीपल विद टीबी आर यूजुअली ऑफ द नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन देयर एक्टिविटी from more than 2 to 4 weeks after medications and of banks, and they are not isolated from other as long as the complications is maintained. TB is no longer treated by the isolation of
द सेंटोरिज्म। तो इन्होंने बताया है कि जो लोग टीबी का शिकार होते हैं उनकी जो भी एक्टिविटी होती है, यानी कि 2 से 4 हफ्तों के बाद उनको जो है आइसोलेशन में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो वो आइसोलेशन में नहीं रहते हैं और उनके जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है। और जो हमारा जो टीबी के जो मरीज होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारा सेंटरिज्म में भी नहीं किया जाता, यानी कि वहां पर पेशेंट को बिल्कुल ही अलग थलग रखा जाता है। तो ऐसी जगह पर इलाज नहीं होता है। टीबी का जो पेशेंट होता है उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इजीली होता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो अगर धारणा किसी पेशेंट के अंदर है तो वो भी आपने उसको समझानी है। दूसरा, ट्रीटमेंट के बारे में इन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट में बी द नेसेसरी फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो इलाज होता है वो बहुत लंबे समय तक बहुत जरूरी हो सकता है कराना। टेक योर मेडिसिन एक्साइटली एंड द प्रिस्क्राइब्ड एंड द रिपोर्ट ऑल साइड इफेक्ट ऑफ योर डॉक्टर। तो इन्होंने बताया है कि जो आपकी जो दवाइयां हैं वो आपने वैसे ही लेनी है, ठीक जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कराई है। और ऑल साइड इफेक्ट ऑफ योर डॉक्टर, और सारी की सारी जो रिपोर्ट होती है वो आपने अपने डॉक्टर को देनी है, ठीक है। डू नॉट स्टॉप, और आपने बंद नहीं करनी है द मेडिसिन फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से अपनी दवाइयां विदाउट द डॉक्टर ऑफ द सुपरविजन, डॉक्टर के सुपरविजन के बिना आपने किसी भी कारण से कोई भी दवाई बंद नहीं करनी है। जब तक डॉक्टर मना ना करे आपने पूरा का पूरा कोर्स जो है वो लेते रहना है, ठीक है। तो इसमें हमारा ये बताया गया है कि नर्स के द्वारा कौन कौन सी चीजें जो है वो एडुकेट की जाती है पेशेंट को, कौन सी गाइड की जाती, कौन कौन सी चीजें गाइड करनी है, कैसे गाइड करना है और कैसे एजुकेट करना है। तो ये जो हमारी डिजीज है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिस डिजीज का नाम है हमारा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं नई डिजीज के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।